नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8 बज चुके हैं सुबह के और आज की बात, भोर की बात, आपकी बात, हमारी बात, हम सब की बात, देश की बात, दुनिया की बात, समाज की बात, सारी बातों को लेकर आज हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप हमसे जुड़ चुके होंगे। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा नमस्कार, जो बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बात, भोर की बात, हमारे यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज़ 9 पे और फेसबुक पेज यूपी न्यूज़ 9 इंडिया पे। तो शुरू करते हैं आज। तो शुरू करने में तो सबसे बड़ी खबर तो आज के अखबारों में जो है वो यही है, जो बिहार में जातिगत जनगणना के नतीजे जो है वो आ गए हैं और उसके बाद से ही भारतीय राजनीति में जो है, बिहार तो छोड़ दीजिए, पूरे भारत की राजनीति में जो है वो बवाल मचा हुआ है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि क्या मंडल और कमंडल का दौर एक बार फिर से वापस आ गया, क्या ये मंडल 2 है, क्या इसका असर जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट है जिसमें पिछड़े और अत्यंत पिछड़ों की जो संख्या है वो 63% से भी ज़्यादा है बिहार में इस रिपोर्ट के आधार पर, तो उसको लेके क्या आगे और भी राजनीति बदलेगी, क्या होगा, इस पे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले कुछ खबरें आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लें। पहली खबर तो ये है कि देवरिया से है। देवरिया में आपको पता है कि कल 6 जानें चली गई और ये 6 जानें जो गई हैं वो 10 बीघे ज़मीन के लिए गई हैं। एक यादव परिवार और एक ब्राह्मण परिवार में जो है आपस में जो है वो ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। पहले तहसील में हुआ, फिर वो अदालत में था, कई बार आपस में झगड़े हुए, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको शायद सुलझा नहीं पाया। और आपको तो पता ही है कि भारत में मेड़ को लेके, नाली को लेके, खड़ंजा को लेके जो है मारपीट हो जाती है, जाने चली जाती हैं। तो यही हुआ कल। पहले जो है यादव, एक प्रेम यादव हैं, वो सत्य प्रकाश दुबे कोई परिवार है, उनके साथ उनका विवाद चल रहा था। वहाँ वो गए सुबह 7 बजे, पता नहीं किस मूड में, और वहाँ उनके साथ बहस हुई, उनको शायद मार दिया गया। ये खबर जब उनके घर पहुंची तो उसके बाद यादव परिवार पूरा जो है वो लाठी डंडा और बंदूक होगा उनके पास, उससे लैस होकर जो है वो ब्राह्मण परिवार के पास गए और देखिए कि 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इतना क्रोध था, इतना गुस्सा था कि 5 लोगों में बच्चे भी शामिल थे, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। एक बच्चा जो है वो शायद 8 साल का है, इस अखबार में लिखा है, या कि 9 साल का, 8 साल का है, अनमोल नाम है उसका बच्चा, वो शायद बच गया है। उसको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। घटना की जब सूचना लखनऊ आई तो हमारे सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने तुरंत जो है हमारे प्रमुख सचिव होम संजय प्रसाद जी को और डीजी स्पेशल लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार जी को हेलीकॉप्टर से वहाँ भेजा है और पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। आपको बता दूं कि मरने वाले जो हैं सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के ही थे। तो बहरहाल वहाँ गए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सीएम साहब को सौंप दी है और इलाके में जो है अभी टेंशन का माहौल है, लेकिन फ़िलहाल स्थिति काबू में है। और सीएम योगी साहब ने कहा है कि जो लोग भी इस घटना के पीछे जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल करनी चाहिए सख्त कार्रवाई। और बहुत सारे लोगों के कल ट्वीट मैंने देखे, बहुत सारे लोगों के जो है बयान देखे मैंने सोशल मीडिया पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लेखपाल और कानूनगो जो है ये अपना काम अगर ठीक से करें तो गांव में जो बवाल है ज़मीन को लेके, खेत के मेड़ को लेके, रास्ते को लेके, इन सब चीज़ों को अगर सुधार दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं ना हो, पहली बात। दूसरी बात कि ज़मीन के विवाद अगर आता है अधिकारी, सक्षम अधिकारी के पास, तहसीलदार है, एसडीएम है, रेवेन्यू अफसर है, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि सुलझा दिया जाए। पहले ये मामला पंचायत वगैरह में सुलझ जाता था, लेकिन अब नहीं सुलझता, कोई पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये जो है खूनी दुश्मनी हो जाती है और इस तरह की घटनाएं होती हैं जो बेहद अफसोसनाक हैं। तो ज़रूरत हमारे रेवेन्यू सिस्टम को ठीक करने की है, खासकर निचले लेवल पे, लेखपाल और कानूनगो के स्तर पे। इनको अगर ठीक कर दिया जाए, ये अगर अपना काम ठीक से करें तो
मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं को रोका तो बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। और इसके लिए सरकारों को, जिला प्रशासन को जो है वो काम करना चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं बहुत ही दुखद है। तो खैर, कानून अपना काम कर रहा है और आगे भी करेगा। इस पे अखिलेश यादव का भी जो है वो बयान आ गया है। जाहिर सी बात है, यादव परिवार का एक मरा है तो बयान तो आना ही आना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने घटना को शासन की विफलता बताते हुए कहा कि उच्च स्तरीय जांच ही इस हत्याकांड की परतों के पीछे की परत उतार कर न्याय कर सकती है। ये जांच तत्काल हो। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बदहाल हो गई है कि छोटे मोटे विवाद में भी 6 लोगों की हत्या हो जाती है। तो ये है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ, हम सब उम्मीद करते हैं कि ये इसकी जांच सही तरीके से होगी और जो लोग दोषी होंगे, अगर वहाँ के राजस्व के अधिकारी या कर्मचारी दोषी हैं तो उनको खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस घटना को या इस मामले को इस स्थिति तक, इस अंजाम तक पहुँचाने की कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। बहरहाल, बढ़ते हैं आगे खबर, और जान लेने से जान बचाने वाली खबर पे। जान बचाने वाली खबर हमारे कोरोना से रिलेटेड है। जब वैक्सीन का आविष्कार किया गया और बहुत ही कम समय में दुनिया में जो है कोरोना का वैक्सीन रिसर्च करके तैयार कर लिया गया, तो इस बार का जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार में आपको पता है कि 8 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। ये स्वीडन की तरफ से दिया जाता है। तो उसका जो नोबेल पुरस्कार है, उसका जो है मेडिसिन के क्षेत्र में उसकी घोषणा हो गई है। और जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, रिसर्च किया था, एक टेक्निक जिसका नाम है mRNA, जिस टेक्निक से कोविड का टीका तैयार किया गया, कोविड की वैक्सीन तैयार की गई, इन दोनों वैज्ञानिकों को मिला है नोबेल पुरस्कार। और इनके नाम हैं कैटलीन कारिको और ड्रू वीसमैन। तो थोड़ी सी खबर, ये नवभारत टाइम्स मेरे हाथ में है, मैं थोड़ी सी खबर चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ इसको। एक बड़ी खबर है ये, नोबेल के प्राइज़ की घोषणा हो गई है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में इस बार नोबेल का पुरस्कार वैज्ञानिकों की एक जोड़ी को देने की घोषणा की गई है। ये है प्रोफेसर कैटलीन कारिको और ड्रू वीसमैन। इन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की जिसकी मदद से mRNA कोविड टीके तैयार किए गए। और कोरोना के वक्त ऐसा पहली बार हुआ था जब mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन बनी थी, और इस वैक्सीन को फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना कंपनियों ने बनाया था। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दें, लिखा हुआ है इसमें। प्रोफेसर कारिको और प्रोफेसर वीसमैन की मुलाकात 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी। कारिको का जन्म 1955 में हंगरी के जोलनोक में हुआ था, वहीं वीसमैन 1959 में मैसाचुसेट्स, ये यूएसए में है, वहाँ जन्मे। नोबेल पुरस्कार कमेटी ने कहा कि आधुनिक वक्त में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक कोविड के दौरान दोनों वैज्ञानिकों ने टीके का विकास करने में अहम योगदान दिया। नोबेल प्राइज में 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, स्वीडन की मुद्रा है क्रोन, तो ये 1.1 करोड़ क्रोन जो है उनको क्रोनर दिया जाएगा। और उसका जो अगर रुपया में देखा जाए तो 8 करोड़ रुपया कैश होता है। ये प्राइज़ दी जाएगी उनको, और ये रकम 10 दिसंबर को दिया जाएगा जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा मंगलवार को होगी, यानी आज होगी। और केमिस्ट्री के लिए बुधवार यानी कल होगी। और गुरुवार को लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र की नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। और नोबेल पीस प्राइज़ यानी शांति के लिए, शांति प्रयासों के लिए नोबेल प्राइज़ जो है वो फ्राइडे को डिक्लेयर किया जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें यह भी लिखा है कि mRNA टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो mRNA या मैसेंजर RNA जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है। जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो ज़रूरी प्रोटीन चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी जो है वो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ाई करती है। अगर हमारी एंटीबॉडी जीत गई तो वो वायरस और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। अगर वायरस जीत गया तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे परंपरागत वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है और इसके साथ साथ इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो बीमारियों से कम सामना होगा आपका, आप कम बीमार पड़ेंगे। इसलिए अपने इम्यूनिटी को जो है
ठीक ठाक रखिए। और इम्यूनिटी तभी ठीक हो सकती है जब आपका खान पान और दिनचर्या जो है वो बैलेंस्ड हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर बीमारी की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में क्या, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर भारत में जो है, खासकर अगर यूपी बिहार की बात करें तो डेंगू और वायरल फीवर जो है बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। इसमें हो क्या रहा है कि आपको बुखार हुआ, 102 पहुंचा, 100 के ऊपर गया तो आप तुरंत लगे दवाई खरीद के खाने। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको लगा कि मुझे डेंगू है, आपने चेक कराया, आपका प्लेटलेट जो है 70,000, 80,000 या 1 लाख पे आ गया तो आप घबरा गए, क्योंकि भैया लोग मानते हैं कि प्लेटलेट तो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक अगर आपको बुखार आ रहा है तो पहले 2 दिन आप जो है, सबसे पहले तो आप डॉक्टर की सलाह से दवा खाइए, अपने मन से दवा मत खाइए। दूसरी बात कि अगर 2 दिन 3 दिन दवा खाने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है, चक्कर आता है, उल्टी महसूस होती है, शरीर पे अगर चकत्ते दिखाई देते हैं, तो आपको डेंगू की जांच करा लेनी चाहिए। और डेंगू में अगर प्लेटलेट काउंट्स आपका कम आता है, मान लीजिए 1 लाख आ गया या उससे थोड़ा सा नीचे आ गया, 70,000, 80,000, 90,000, तो उसमें घबराने की और हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 तक भी अगर आपका प्लेटलेट काउंट्स है तो आप घर बैठे आराम से जो है वो अपना इलाज डॉक्टर के देख रेख में कर सकते हैं, और थोड़े से परहेज के बाद आप खुद ठीक हो सकते हैं। ज़रूरत आपको हर दूसरे दिन या तीसरे दिन अपना प्लेटलेट चेक करवाने की है। दिक्कत तब होती है अगर आपका प्लेटलेट जो है वो 25,000 तक पहुंच जाए तो। 25,000 अगर पहुंचता है तब आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका प्लेटलेट 40,000 से ऊपर है तो, या 50,000 है तो। पहली बात। दूसरी बात कि वायरल फीवर है तो भी आपको थोड़ा सा वो एकांतवास करना चाहिए। तो उसके लिए जो है कि जिसको अगर वायरल फीवर घर में होता है तो एकांतवास का मतलब कि ये नहीं कोविड की तरह आप कमरे में बंद हो जाइए, बाहर से आपको खाना मिल रहा है, बाहर से पानी मिल रहा है, आप कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं या सिर्फ बाथरूम जाने के लिए निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कमरे में रह सकते हैं, आप कहीं भी रूम में जा सकते हैं, लेकिन आपका तौलिया, आपका चादर, आपका रुमाल, ये सब आपका सेपरेट होना चाहिए। तो उसको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हैं और खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो चेहरे पे रुमाल रख लेना चाहिए आपको। तो ये है बीमारी से रिलेटेड कोई जानकारी, ये भी इसमें छपी हुई है एक डॉक्टर के हवाले से। हमारे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं डॉक्टर सुरेंद्र देव, इनका ये कहना है। इसमें लिखा है उन्होंने कि काफ़ी लोग बुखार होने पर खुद ही प्लेटलेट्स की जांच करवा के खुद ही दवा खा रहे हैं, तो ऐसा न करें। इसमें कब क्या करें, इसमें लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपको, सुन लीजिए। हल्की हरारत पर थोड़ा आराम करें, प्रोटीन रिच डाइट लें, दाल, दूध, ड्राई फ्रूट्स आदि लें। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार हो तभी दवा लें, वो भी पैरासीटामॉल। और पैरासीटामॉल भी जो है आप लें तो 500 ग्राम से ऊपर का मत लीजिए। 650 ग्राम की भी आती है, 500 ग्राम की भी आती है। तो इनका कहना है डॉक्टर साहब का कि 500 ग्राम से ऊपर का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैरासीटामॉल में एक वो होता है, क्या वो हिपैटोटॉक्सिक होती है। हिपैटोटॉक्सिक का मतलब कि पेट को नुकसान पहुंचाती है पैरासीटामॉल। ऐसा लोग सोचते हैं कि पैरासीटामॉल कोई नुकसान नहीं होता, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने लिखा है कि ये हिपैटोटॉक्सी होती है, यानी अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा सेवन किया या रेगुलर सेवन करते हैं तो आपके लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए पैरासीटामॉल भी कम खाइए, अपनी मर्ज़ी से मत खाइए, डॉक्टर से पूछ के खाइए। और अगर अपनी मर्ज़ी से खा भी रहे हैं तो 650 mg का मत खाइए, 500 mg का खाइए। तो 500 mg से अधिक की टैबलेट का सेवन कतई न करें। और बुखार के समय उल्टी, सिर दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर सुरेंद्र देव, सिविल हॉस्पिटल, लखनऊ। तो चलिए, बीमारी की बात हो गई, वैक्सीन की बात हो गई, अब जरा खेलकूद की बात हो जाए। एशियन गेम्स में फिर हमारे बेटियों ने कमाल किया है। पारुल और प्रीति ने इतिहास रच दिया है। एशियन गेम्स में 9वें दिन सोमवार को स्टीपल चेज इवेंट में भारत की पारुल चौधरी ने सिल्वर और प्रीति ने ब्रॉन्ज दिलाया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एशियाड वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेज जिसमें तेज तेज चलते हैं, बीच में बाधाएं होती है, कूदता है, कोई फानता है, कुछ कुछ होता है। मैंने तो नहीं किया, कभी आपने किया हो तो आपको पता होगा। तो उसमें जो है अभी हमारे पुरुष साहब ने जीता था गोल्ड, वो स्टीपल चेज में 3000 वाले में गोल्ड मेडल जीता था। तो और कल हमारी 2 बेटियों ने जो है वो सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत कर जो है इतिहास रच दिया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। एशियाड वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में पहली बार किसी एक देश के 2 एथलेटिक्स ने पोडियम फिनिश किया है।
यानी सेकंड और थर्ड आई हैं। विमेंस लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने सिल्वर जीता है। इनको हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता है इन्होंने। स्पीड स्केटिंग में भारतीय महिला पुरुष और टीमों ने ब्रॉन्ज अपने नाम किए। टेबल टेनिस के विमेंस डबल इवेंट में ब्रॉन्ज आया है। मिक्स्ड रिले में भारत के मोहम्मद अनस, जिन्ना मैथ्यू, ऐश्वर्या मिश्रा, सोनिया वैस और मोहम्मद अजमल ने सिल्वर जीता है। तो ये है। और आज से एशियाड में क्रिकेट के भी टूर्नामेंट शुरू हो गए। क्रिकेट का भी वो हो गया T20 वाला। तो उसमें जो है आज इंडिया का मुकाबला नेपाल से हो रहा है और 11 ओवर तक जो है वो 100 पार हो गया था स्कोर इंडिया का। वांगजो में चल रहा है ये। नेपाल से पहला मुकाबला हो रहा है भारत की। उसमें हमारे यशस्वी जायसवाल ने जो है बड़ा बढ़िया खेला है। अभी जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था उसके पहले वो हाफ सेंचुरी लगा चुके थे और ये हाफ सेंचुरी उन्होंने महज 22 गेंदों में बनाया है। और तिलक वर्मा उनके साथ खेल रहे थे। तिलक वर्मा भी एक अच्छे बैट्समैन है और उम्मीद की जाती है कि भारत एक अच्छा स्कोर खड़ा करके नेपाल को चुनौती देगा और क्रिकेट में भी जो है वो अच्छा करेगा। महिला क्रिकेट में तो अच्छा हुआ ही, आपको पता ही है। तो ये है एशियन गेम्स की हालचाल। एशियन गेम्स में जो है अब देखिए क्या होता है। हॉकी में भी जो है हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह के हैट्रिक की वजह से पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल ए के मैच में बांग्लादेश को 12-0 के भारी अंतर से हराकर पूल में टॉप किया है। सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने पूल स्टेज में 5 मैचों में 58 गोल किए हैं और सिर्फ 5 गोल खाए हैं। इसके पहले इंडियन हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 16-0, सिंगापुर को 16-1, पाकिस्तान को 10-2 और जापान को 4-2 से हराया था। तो जिस तरह से खेल रही है हमारी इंडियन हॉकी टीम, हमें उम्मीद है कि गोल्ड उसी के नाम होगी। और पाकिस्तान को जो 10-2 से हराया था तो उसको आपको पता ही है, वो भी एक रिकॉर्ड है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये थी खेल कूद की बातें। और अब जो है आते हैं राजनीति पे। तो राजनीति पे क्या हमारे देश की राजनीति बदल रही है? जी हाँ, जो रिपोर्ट जाति आधारित सर्वे की जो पहली रिपोर्ट आ गई है बिहार सरकार में, तो उसमें जो है देखिए उस रिपोर्ट में कौन कितनी जाति का है ये थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। बाकी तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा। यादव जो हैं बिहार में 14.27% है। ये इकलौती जाति है जो 10% से ज़्यादा है बिहार में। दूसरा रविदास यानी दलित समुदाय से रिलेटेड जो है वो है 5.25%। कुशवाहा जो है 4.21%। ब्राह्मण जो है 3.66%। मोमिन जो है वो 3.55%। राजपूत जो है 3.45%। मुसहर जो हैं वो 3.9%। और कुर्मी जो है वो 2.88%, लगभग 3% के आसपास। भूमिहार जो है 2.86%। कम है मेरे हिसाब, पहले मुझे आइडिया नहीं था कि भूमिहार इतने कम हैं बिहार में। मल्लाह जो है जिनको लेके बड़ी राजनीति होती है, मुकेश सहनी जी और लोग हैं वहाँ पे, तो वो 2.61% ही है, वो कम है मेरे ख्याल से। बनिया जो है 2.32 हैं। कानू 2.21, धानुक 2.14, चंद्रवंशी 1.65, नाई 1.59, बढ़ई 1.45%, धुनिया 1.43%, प्रजापति 1.40%, कुंजड़ा शब्द से हमको याद आता है कि बचपन में जो है सर पे टोकरी लेके जो फल वल बेचते घूमते थे, तो दादी उन्हें हमारी दादी जो है उनको कुंजड़ा करके बुलाती थी। तो उनकी भी उपस्थिति बिहार में ठीक ठाक है, 1% हैं आबादी के। और कायस्थ यानी हम लोग मात्र 0.6% हैं बिहार में। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी कम संख्या है हमारी। अगर बिहार की बात की जाए, बिहार माना जाता है कायस्थों का गढ़ है, खासकर पटना, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें तो हम काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। तो अब तो कोई मंत्री भी नहीं बनाएगा कायस्थों को। देखिए क्या होता है। तो सर्वे तो बहाना है, पिछड़ा वोट है निशाना है, पिछड़ा वोट निशाना है। अब सवाल ये उठता है कि जब से ये रिपोर्ट आ गई तो अब उसके बाद जो है क्या होगा, क्योंकि
आप देख लीजिए कि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण और मजबूत बनकर सामने आया है। दोनों मिलकर 32% हैं। समझ गए आप? 17 और 14, 17 पॉइंट कुछ और 14 पॉइंट कुछ। 17 पॉइंट मुस्लिम है, 14 पॉइंट यादव हैं। तो MY वोट के रूप में चर्चित ये वोट RJD का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। पेश किए गए आंकड़े ने साबित कर दिया कि इन दोनों का वोट अगर RJD को मिलता है तो ये एक मजबूत ताकत बनी रहेगी, जिसको जोड़ने का काम हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने किया था और अभी भी वो जुड़ा हुआ है और RJD के साथ है। तो ये बड़ा गड़बड़ है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने आई है कि अति पिछड़ा जो है, OBC और अति पिछड़ा वर्ग जो है, अति पिछड़ा 33% है, OBC 27% है और दोनों को मिला दीजिए तो 63% से भी ज़्यादा है दोनों की आबादी। तो पूरा समीकरण एक तरह से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे की राजनीति कम से कम जो है बिहार की, और बिहार के इस संकेत के साथ साथ बाकी जगह की भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, और मुझे तो लगता है कि जो अब चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ भी ये हो सकता है फैक्टर असर डाले कुछ, क्योंकि मांग अब बहुत तेज़ी से उठ गई है। तो 63% जो है ये आबादी हो गई है बिहार में। तो उसके आधार पर जो है अब ये अधिकार भी मांगेंगे या मांग रहे हैं। तो अब इसमें जो है 63% में जो 36% अति पिछड़े हैं वो नीतीश कुमार के वोट बैंक माने जाते हैं। तो इस तरह से 36 और 32 दोनों को मिला दीजिए तो 30-30, 60 और 6 2 8, 68% वोट पूरी जो है वो तो इन्हीं के पास है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव के साथ। तो ये फैक्टर बड़ा मजबूत रहेगा अगर आने वाले दिनों में भी अगर ये साथ बने रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को काफ़ी चने चमाने होंगे बिहार में, कम से कम अपनी पैठ जमाने में या सरकार बनाने में। तो ये वोट बैंक जो है अगले चुनाव में भी सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बन सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब होगा क्या? अब जो भाजपा चाह रही है हिंदुत्व के आधार पे वोट को एक करना, और जनवरी में जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करके जो है वो चाहती है कि लोकसभा चुनाव जो 24 में होगा उसमें जो है हिंदुत्व वोट एक हो जाए, लामबंद हो जाए। लेकिन इस दांव ने जो है नीतीश कुमार के, जो कि कन्वीनर भी हैं, संयोजक भी हैं उसके इंडिया के, तो ये बड़ा ज़बरदस्त दांव खेल दिया है नीतीश कुमार ने। तो अब तो लगता है कि 24 का चुनाव जो है वो मंडल बनाम कमंडल होने जा रहा है, क्योंकि सारी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस भी जो है कह रही है कि जातिगत जनगणना कराइए। और अगर जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो अब इसमें बीजेपी के सामने पेच फंस गया कि अब क्या जवाब दे इसका। हालांकि प्रधानमंत्री का कल बयान आया है ग्वालियर में, जब वो गए थे चित्तौड़गढ़ के बाद, तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि विपक्ष जो है पहले भी जो है पिछड़ी जातियों को बेवकूफ़ बना रहा था, जाति आधारित जाति की बात करके समाज को बांट रहा था और अब भी बांट रहा है। पहले भी भ्रष्ट था और अब और महाभ्रष्ट हो गया है, और ये जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये मांग जो है जाति आधारित सर्वेक्षण और जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण, तो निश्चित रूप से ये समाज को बांटने वाला मुद्दा है। और हमको आगे बढ़ना के बजाय हमको लग रहा है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। और मंडल जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था तो आपको पता है कि क्या हुआ था। मंडल के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, अगड़ी जातियों के लड़कों का, उम्मीदवारों का, परीक्षार्थियों का, तो कितना अगली रूप उसने, कितना भयानक रूप लिया था। दिल्ली में एक लड़के ने खुद को आग लगा के, बिहार में भी कई लड़कों ने अपनी जान दे दी थी। तो बड़ा ही दुखद है ये। मैं साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नेता हैं, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, इस मसले को डेलिकेट मसला है थोड़ा सा, तो इसलिए इसको सुलझाने का काम किया जाएगा। और बाकी भी जो नेता हैं इंडिया गठबंधन से, वो भी जो है इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा ना उछालें तो बेहतर है, क्योंकि ये मुद्दा जितना ही उछलेगा समाज में खाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन अब इस समय हम झेलने की स्थिति में नहीं है। 90 का दशक कुछ और था, आज का दशक कुछ और है। ठीक है, सबको सबका हक मिलना चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं, बंटवारे से नहीं, आपसी प्रेम सौहार्द से। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अपने दोस्तों को, यारों को, मित्रों को, सबको सब्सक्राइब करवाइए। मिलते रहेंगे आपके साथ, बातचीत करते रहेंगे।
जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे चर्चा आपसे करते रहेंगे। आपको भी अगर कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके सुझावों का इंतज़ार करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।